हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नितिन एंड यू आर वाचिंग एनसी ट्यूटोरियल। ये आपका इलेक्ट्रिसिटी का तीसरा पार्ट है। इससे पहले मैं दो पार्ट्स इसके अपलोड कर चुका हूँ। पहला पार्ट जो आपका इंट्रोडक्शन था इलेक्ट्रिसिटी का, एंड सेकंड पार्ट वाज अबाउट रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और ये तीसरा जो आपका लेक्चर है जिसमें मैंने 10 पॉइंट्स को मेंशन कर रखा है, मैं इन्हीं 10 पॉइंट्स को लेके इस लेक्चर को कैरी करूंगा और पूरा करूंगा, जिससे कि आपका पूरा चैप्टर आपका सीक्वेंस वाइज आपका फिनिश हो जाए और आपको प्रॉपर समझ भी आए। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को नए तरीके से देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले मेरे आप इस सीरीज़ के दो लेक्चर मैं आपके ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, पहले आप उन लेक्चर्स को देखें, उसके बाद आप इस तीसरे लेक्चर पे आएँ, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में जो आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आपको लिख रखा है, इसमें 10 पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट एंड सेकंड वन इज सिंबल्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। तीसरा है आपका रियोस्टेट एंड रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक है, डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कनेक्शन, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या फिर हम इसको जूल्स लॉ भी कहते हैं। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, and second last is electric power and last one is electric energy। तो इन 10 पॉइंट्स को हम इस लेक्चर के थ्रू कवर करेंगे। तो पहला पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट। चलिए हम इसको जानते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट हमारा क्या होता है। ठीक है, बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। और मैं वही चीज है ना, सीक्वेंस को लेके मैं चलता हूँ। पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था, उसके बाद मैंने एक टर्म्स को क्लियर किया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, एंड देन we have must talked about the resistance and resistivity of the material। तो इन सबको हम सेकंड लेक्चर में हम सारा डिस्कस कर चुके हैं, ओम्स लॉ के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। अब जो है हमारा तीसरा लेक्चर है, हम उन 10 पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। चलिए तो हम पहला पॉइंट क्लियर करते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस लेक्चर, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, मैंने आपका डेफिनेशन भी लिख रखा है। आप इसको नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज एक्चुअली इलेक्ट्रिक सर्किट इज, इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज पाथ विच अलाउ द फ्लो ऑफ करंट। ओके, तो कोई भी एक ऐसा पाथ हो जिसमें आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही हो, तो वो क्लोज पाथ आपका क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर्म करेगा, हम उसको इलेक्ट्रिक सर्किट कहेंगे। ठीक है, जैसा कि ये हमने फिगर बना रखा है, ये आपका कोई बल्ब है। ठीक है, ये कंडक्टिंग वायर है, इससे हमने इस पूरे सिस्टम को हमने बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, बैटरी का काम क्या है, हमने लास्ट वीडियो में यानी कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कभी भी अगर आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करना है तो वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, किसी भी कंडक्टर में अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराना है तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का कौन काम करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करने का काम कौन करता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करने का काम हमारा सर्किट में बैटरी या फिर सेल करता है। ठीक है, तो बैटरी और सेल ही आपके पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करते हैं, जिससे कि उस पूरे सर्किट में करंट फ्लो हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने एरो दे रखा है, एरो क्या है, एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, जो आपका एरो है इस सर्किट में वो आपके इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को शो करता है, विच इज नोन एज द कन्वेंशनल करंट, और जो कि आपका इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, विच इज ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो यहाँ पर मैंने एक बैटरी को कनेक्ट किया है, इसमें और ज्यादा कंपोनेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं, आप इसमें वोल्टमीटर भी लगा सकते हैं, रोस्टेट भी लगा सकते हैं। ठीक है, जो कि हम सेकंड पॉइंट में डिस्कस करेंगे, जो भी हम सिंबल्स यूज करते हैं सर्किट में, हम उनको किस तरह से सिंबलाइज करते हैं। ठीक, तो इसमें देखो आप अमीटर लगा हुआ है, अमीटर मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जो कि आपका करंट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, और इसको हम हमेशा सीरीज में ही जोड़ते हैं। अमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, किसी भी सर्किट में अगर आपको अमीटर को लगाना है तो आप अमीटर को हमेशा सीरीज में ही उसको कनेक्ट करेंगे। तो ये सिंपल सा हमारा
इलेक्ट्रिक सर्किट था, यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट कोई भी आपका क्लोज पाथ हो सकता है जिसमें आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो। ठीक, तो सेकंड पॉइंट है इस लेक्चर का, सिंबल्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो आपके इलेक्ट्रिक सर्किट्स में जो भी आपके कंपोनेंट्स यूज होते हैं हम उनको सिंबलाइज कैसे करते हैं उनको देखते हैं जरा। सॉरी, अगर आपका इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर आपको सेल को यूज करना है तब आपको सेल को इस तरह से सिंबलाइज करना होगा इलेक्ट्रिक सर्किट में, बैटरी को इस तरह से, यानी कि बैटरी क्या होता है, बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, बैटरी को हम सेल्स को कंबाइन करके ही बैटरी को बनाते हैं। यहाँ पर देखिए बैटरी शो कर रखा है हैविंग 3 सेल्स, इस बैटरी में 3 सेल्स हैं, यानी कि हम सेल्स को कंबाइन करके ही बैटरी बना सकते हैं, राइट। तो अगर आपको किसी सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर आपको बैटरी को रिप्रेजेंट करना है, सिंबलाइज करना है, तब आप इस तरह से करेंगे। डिपेंड करता है आपकी बैटरी कितने सेल की है, 2 सेल की है तो आपको यहाँ पर एक टर्मिनल और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल को यहाँ से रिड्यूस कर देना है, तो वो आपकी 2 सेल वाली बैटरी बन जाएगी। ऐसे ही आप सेल्स को ऐड करते जाएंगे, वो आपके उतने ही नंबर ऑफ सेल्स का बैटरी शो करेगा। ठीक है, अगर ये देखिए जरा की, ये आपका की को आप इस तरह से या फिर इस तरह से, या स्विच जो होता है ना हमारा फैन बटन जिसको बोलते हैं फैन ऑन करने वाला, वही स्विच है हमारा ये की, ये आप ओपन की है। इस कंडीशन में आपको उस इलेक्ट्रिक सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे सर्किट आपका ब्रेक है। ठीक है, यहाँ पर सर्किट ब्रेक है, ये ज्वाइन नहीं है, तो ये आपकी ओपन की कंडीशन में आपका कोई भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में। अगर हम बात करें क्लोज की तो उसमें क्या होता है, जैसे ये दे रखा है, हम इन दोनों से ही किसी एक से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिंबलाइज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज ए क्लोज्ड की। तो इस कंडीशन में क्या है, उस इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, हमने इसको क्या कर दिया, इस सर्किट को कंप्लीट कर दिया। अब ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, क्लोज पाथ बन जाएगा। ठीक है, अगर हमें जॉइंट वायर को सिंबलाइज करना है तो आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर आपको वायर को रिप्रेजेंट कराना है लेकिन वो जॉइंट नहीं हो किसी और दूसरे वायर से, तो हम इसको इस तरह से अलग से इसको रिप्रेजेंट करा देंगे। ठीक है, बल्ब को आप इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, हार्ट शेप में है आपका, इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर देंगे। अमीटर को हम पहले भी बता चुके हैं, अमीटर को आप एक सर्कल करना है, उसके अंदर ए बना देना है और एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। आपको ध्यान रहे कि जब भी आप अमीटर को या फिर वोल्टमीटर को कनेक्ट सर्किट में अगर इसको कनेक्ट कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो आपके सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के फेस से मिलना चाहिए। ठीक है, यानी कि जैसे यहां पर है, जैसे मैं बता देता हूं, इधर देखते हैं, जैसे ये सेल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। अगर आपको इस सर्किट में एक वोल्टमीटर और फिर अमीटर को लगाना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो पॉजिटिव है ना, ये वाला आपका टर्मिनल पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे अगर आप ए लगा रहे हो, अमीटर लगा रहे हो, तो अमीटर का पॉजिटिव इधर होना चाहिए और नेगेटिव इधर। ठीक है, अगर आप अमीटर का इधर कर रहे हैं नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, आपने जो भी कॉम्बिनेशन किया है वो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इसका जो पॉजिटिव फेस है वो आपके बैटरी के या फिर सेल के पॉजिटिव फेस से की तरफ ही होना चाहिए और नेगेटिव फेस आपके नेगेटिव फेस की तरफ होना चाहिए। ठीक है, सेम आपका वोल्टमीटर। अब हम बात करते हैं रियोस्टेट और वेरिएबल रेजिस्टेंस को। ठीक है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट को हम इस तरह से सिंबलाइज करते हैं। और केबल रेजिस्टेंस की बात करें तो हम रेजिस्टेंस को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था सेकंड टॉपिक इस लेक्चर का, यानी कि अगर आपको किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में कोई भी कंपोनेंट्स को यूज करना है तो आप उनको किस तरह से सिंबलाइज करेंगे फॉर कन्वीनियंस, वो हमने आज इसको डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं रोस्टेड क्या होता है या फिर वेरिएबल रेजिस्टेंस होता क्या है। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है आपका रोस्टेड, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए थर्ड पॉइंट को डिस्कस करते हैं इस लेक्चर का। द थर्ड पॉइंट इज रियोस्टेट और वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो दैट V इक्वल्स टू IR, ये हमारा ओम्स लॉ है और इसको हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ये हमें पता है V इक्वल्स टू IR होता है, तो आप यहां से कंक्लूजन निकाल सकते हो I इक्वल्स टू V अपॉन R। आप इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को देख के क्या आप ये कह सकते हो, द करंट थ्रू अ कंडक्टिंग वायर इज inversely proportional to the resistance of that conducting wire।
है ना। यहां से आप ये लिख सकते हैं I is inversely proportional to R. ओके, तो यहां से आप एक चीज देख सकते हैं, अगर किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो उस कंडक्टर में उतनी ही कठिनाई से आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकेगा। यानी कि अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा है तो आपका कंडक्टर का जो करंट होगा वो आपका कम हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका करंट बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस ऑब्वियसली कम होगा, तभी आपका करंट इंक्रीज हो पाएगा, क्योंकि इन दोनों में ही आपका इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है। तो यहां से हम बात कर रहे हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस वेरिएबल, इसके सामने एक वर्ड लगा हुआ है, यानी कि कोई भी रेजिस्टेंस जो वेरी कर सकता हो, चेंज हो सकता हो, ठीक है, अकॉर्डिंगली, ठीक। तो हम वी कैन से द डेफिनेशन ऑफ रियोस्टेट to increase or decrease the amount of current accordingly in a electric circuit. The component used is known as rheostat, ठीक है। जो भी कोई भी कंपोनेंट, कोई भी ऐसा कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिक सर्किट में आपकी करंट के अमाउंट को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है, उसी को हम रियोस्टेट कहते हैं, ठीक है। विदाउट एंड इट्स इसकी जो खासियत है ना वो ये है कि ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज नहीं करता, विदाउट चेंजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। यानी कि आपके अमाउंट ऑफ करंट को इंक्रीज भी कर सकता है और अमाउंट ऑफ करंट को डिक्रीज भी कर सकता है विदाउट चेंजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टिंग वायर, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब देखिए जरा, आपने देखा होगा जो फैंस होते हैं ना, फैन रेगुलेटर लगा होता है, ठीक है। रेगुलेटर को हमने बढ़ा दिया तो यानी कि उसकी रोटेशन स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है। और हमने उसको बैकवर्ड डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज कर दिया तो उसकी स्पीड कम हो जाती है ऑब्वियसली। तो क्या होता है, दिस इज नथिंग बट ये आपका रोस्टेट ही होता है। रोस्टेट का मतलब हम उसके अमाउंट ऑफ करंट को अकॉर्डिंगली, जितनी हमें जरूरत है उसके हिसाब से हम उसको कम कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय रिप्रेजेंटेशन, इसको हम RH से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हम रोस्टेट को हम RH से रिप्रेजेंट करते हैं, और आप हम सिंबल इसका हम जानते हैं, जो कि हमने अभी सेकंड पॉइंट में पढ़ा था किस तरह से। ये आपका किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में सिंबलाइजेशन है आपके रोस्टेट का, या फिर इस तरह से भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था रियोस्टेट या फिर वेरिएबल रेजिस्टेंस। ओके, अब हम अगला पॉइंट, आपका चौथा पॉइंट है रेजिस्टेंस इन सीरीज, उसको डिस्कस करते हैं, राइट। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज। Okay, so now we will discuss about the fourth point of this lecture. हम रेजिस्टर्स को दो तरह से किसी भी सर्किट में जोड़ सकते हैं। पहला है आपका रेजिस्टेंस इन सीरीज, हम दो तरह से जोड़ सकते हैं, एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन रहता है और दूसरा रहता है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, या फिर हम इसको मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। आप अगर आप बात करें रेजिस्टेंस इन सीरीज की, ओके। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज होता क्या है, resistors are said to be connected in series if the same amount of current is flowing through each resistor, ठीक है। आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपने रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से लिया है कि ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर में जो आपका करंट का अमाउंट है वो अगर सेम है, तो हम कह सकते हैं कि वो रजिस्टर्स आपके सीरीज में जुड़े हुए हैं, ठीक है। समझ गए होंगे आप। डेफिनेशन मैंने लिख रखी है, आप उसको नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको डिटेल में समझते हैं। मान लिया हमारे पास कोई तीन रजिस्टेंस, लेट R1, R2 एंड R3 V any three registers connected इन सीरीज, ओके। मान लिया हमारे पास कोई तीन रजिस्टर्स हैं R1, R2 एंड R3 जिनको हमें सीरीज में कनेक्ट करना है। तो हम देखते हैं इसका सर्किट डायग्राम क्या होगा। ये बैटरी है, यहां पे आप कोई की लगा देंगे, ओके।
तो ये हमारे पास 3 रजिस्टर्स हैं, इनको हमने नेम दे दिया R1, R2 एंड R3। ओके, हमने इनको सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। सीरीज कनेक्शन कुछ इस तरह से होगा, यहां से आपका करंट फ्लो होना स्टार्ट करेगा और इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। आप देख सकते हैं, मैंने आपको लिखा भी है यहाँ पे डेफिनेशन में, आपके 3 रजिस्टर सीरीज में कहे जाएंगे कब, जब उन तीनों में ही आपके सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, तो आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको याद रखना है, जब भी आप सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस की, तो आपको ध्यान ये रखना है कि तीनों रजिस्टर्स में आपका करंट सेम होता है, लेकिन आपका पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ दीज रेजिस्टेंसेस या फिर दीज रजिस्टर्स आपका वो डिफरेंट रहता है। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस R1 है तो यहां पर आपका पोटेंशियल डिफरेंस V1 होगा इसके अक्रॉस में, और इसके अक्रॉस में V2 होगा, और इसके अक्रॉस में आपका V3 होगा। ठीक है, आपको 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला पॉइंट, करंट सेम, ओके। दूसरा, पोटेंशियल डिफरेंस नॉट सेम, बस। ओके, 2 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं सीरीज कनेक्शन जब भी हम करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं, हम इसमें ओम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वी know that V equals to IR। इसमें आपका अमाउंट ऑफ करंट I है, इसमें भी I है, इसमें भी I है, लेकिन इसमें पोटेंशियल डिफरेंस आपका V1 है, इसमें आपका V2 है, उसमें आपका V3 है। तो यहां से हम देख सकते हैं जो V1, V2 और V3 होगा, इन तीनों का जो सम होगा इंडिविजुअली, वो इस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल रहेगा। ठीक है, तो हम यहां से लिख सकते हैं V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, आगे देखते हैं, तो V1 इक्वल्स टू IR1 ओम्स लॉ। सिमिलरली V2 इक्वल्स टू IR2 एंड B3 इक्वल्स टू IR3। ओके, तो यानी कि तीसरे रजिस्टर्स में, दूसरे में और पहले में जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कुछ न्यूमेरिक वैल्यू इस तरह की होगी। ठीक है, हम तीनों की वैल्यू को हम क्वेश्चन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, थोड़ा मिटा देते हैं ऊपर से। देखिए जरा, V इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, और we can put V इक्वल्स टू IR। तो यहां से अगर आप इसमें लिख रहे हैं, मान लिया हमने लेट RS सफिक्स में S is the effective रेजिस्टेंस। RS हमने मान लिया इफेक्टिव रेजिस्टेंस है सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, तो हम यहाँ पे RS मान सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि इस पूरे ही सर्किट की बात करें तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V इक्वल्स टू IRS, यानी कि पूरे सर्किट का जो आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा वो RS के इक्वल हो जाएगा। तो आप V की जगह RS पुट कर सकते हैं, और इसमें I अगर कॉमन लेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा, I से I कैंसिल आउट, तो RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपको आउटकम याद रखना है। ठीक है, तो आपने इतना देखा कि अगर हम 3 रजिस्टर्स को या 3 से ज्यादा रजिस्टर्स को, कितने भी रजिस्टर्स हो आपके, अगर आप उनको सीरीज में कनेक्ट कर रहे हो तो उनका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आता है उनके इंडिविजुअल रजिस्टर्स के रेजिस्टेंस के सम के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो वी कैन से, वी कंक्लूड फ्रॉम दिस आउटकम दैट द इफेक्टिव resistance is equal to the sum of the individual resistance connected in series. Okay,
तो ये हम यहाँ से इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास 3 है तो 3 लिख दिया, अगर हमारे पास n नंबर ऑफ रजिस्टर्स हैं तो आप उनको क्या करेंगे, सीधे सीधे आप उनका इंडिविजुअल सम निकाल के उस पूरे सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। So students, these are some points to ponder in series combination of resistors। आपको ये याद रखना है, जब भी आपको सीरीज कॉम्बिनेशन करना है रजिस्टर्स का तो ये पॉइंट्स आपके लिए खासे फायदेमंद रहेंगे। ठीक है, तो आपको इन पॉइंट्स को याद रखना है। पहला पॉइंट आपको याद ये रखना है कि करंट इज सेम इन एवरी रजिस्टर। ठीक है, जब भी आप रजिस्टर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन करते हो तो उस कंडीशन में आपका हर एक रजिस्टर में करंट का अमाउंट जो रहता है वो आपका सेम रहता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, द वोल्टेज अक्रॉस एनी रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ दैट रजिस्टर। इसका मतलब ये है कि अगर आपका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो उसका जो एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस है उसका भी वैल्यू आपका ज्यादा होगा, क्योंकि आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, the total resistance in the circuit is equal to the sum of individual resistance of resistor। जैसा कि हमने अभी एक डेरिवेशन किया था, अगर आपको उस सर्किट का यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन का आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो आप क्या करेंगे, सीधे सीधे उन रेजिस्टेंस के रेजिस्टेंस को आप इक्वली सम कर देंगे तो आपका उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, आपको चौथा पॉइंट आपको ये याद रखना है, द टोटल रेजिस्टेंस इन द सीरीज सर्किट इज मोर देन द ग्रेटेस्ट वन इन द सर्किट। ठीक है, तो यानी कि आपके पास मान लिया हमने 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm, these are the 3 resistors, you have to connect them in series combination, तब इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3, यानी कि हम इसको सीधे सीधे ऐड कर देंगे। हमने इसको R1 मान लिया, इसको R2 मान लिया, इसको R3 मान लिया, तो RS यानी कि सफिक्स R सफिक्स में X यानी कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस in series combination equals to the sum of individual resistance। तो आपके पास R1, R2 और R3 हमने तीनों को ऐड कर दिया तो हमारे पास कितना आया, ये आ जाएगा आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस 6 ओम। ठीक है, which is greater than the greatest one in the circuit, यानी कि अगर हमने इनको सर्किट में ऐड किया है तो इनका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा वो इन तीनों में से इंडिविजुअल में जो सबसे बड़ा है ना उससे भी आपका बड़ा होगा, इसलिए हम इसको मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी कहते हैं। तो आपको यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखना है, जब भी आपको सीरीज में, जब भी आपको किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना है, ठीक है, रेजिस्टेंस आपको इंक्रीज करना है तो आप वहां पे कंपोनेंट्स को किसमें यूज करेंगे, आपको उनको कंबाइन करना है सीरीज में। ठीक है, जब भी आप इलेक्ट्रिक सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ाना चाहते हैं तो आप उनके डिवाइसेस को, कंपोनेंट्स को आप सीरीज में कनेक्ट करेंगे, जिससे कि आपको उसका टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे आपके सीरीज कॉम्बिनेशन के रेजिस्टर्स के, आपको ये याद रखना है। अगला हम पढ़ते हैं द रेजिस्टेंस इन पैरेलल, यानी कि हम रेजिस्टेंस को, रेजिस्टर्स को पैरेलल में कैसे ऐड करते हैं और उसका भी डेरिवेशन हम देखते हैं। ठीक है, सो दिस इज द 5th पॉइंट ऑफ दिस लेक्चर, रेजिस्टेंस इन पैरेलल और मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ठीक है, तो मैंने इसका डेफिनेशन लिख दिया है। तो रेजिस्टर्स are said to be connected in parallel if the potential difference across each resistor is same, which is equal to the applied potential difference। okay, तो आप कह सकते हैं इस कंडीशन में कि जब भी आप 3 रजिस्टर्स या फिर मोर देन 3 कितने भी रजिस्टर्स को अगर आप कनेक्ट करते हो पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो उनमें जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा उनके अक्रॉस, यानी कि उनके एंड्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो आपका सेम रहेगा, और वो आपका जितना उस पूरे सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाएगा उसके अमाउंट के इक्वल रहेगा। ठीक है, तो हमने सीरीज में क्या रहा था, सीरीज में पढ़ा था, उसमें करंट सेम रहता है ईच रजिस्टर में, लेकिन इस कंडीशन में आपका पोटेंशियल डिफरेंस आपका सेम रहता है। ठीक है, तो देख लेते हैं let R1, R2 and R3, R1, R2, R3 are 3 resistors ओके, तो हमने इनको पैरेलल में कनेक्ट करना है। देखिए जरा,
ये कोई पॉइंट टर्मिनल ए मान लिया हमने यहां से, कुछ इस तरह से कॉम्बिनेशन रहता है। पैरेलल, और हमने इसको किसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया, ये आपका बैटरी है, और यहाँ पे हमने की लगा दिया, और ये करंट का डायरेक्शन है, और ये R1 मान लिया, ये R2 है, और ये R3 है। सॉरी। तो देखिए जरा, ये हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो जैसा कि डेफिनेशन कह रही है कि इन तीनों रजिस्टर्स के अक्रॉस जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, ठीक है, जितना कि इस पूरे सर्किट में अप्लाई किया जा रहा है, और इस पूरे सर्किट में इस बैटरी द्वारा V पोटेंशियल डिफरेंस हमने इसमें अप्लाई किया है, उतना ही आपका R1 में भी होगा, उतना ही R2 में होगा, और उतना ही आपका R3 में होगा। लेकिन यहाँ पर जब इस जंक्शन पे आएंगे तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द रेजिस्टेंस, ठीक है। तो मान लिया इसमें आपका करंट I1 है, इसमें I2 है, और इसमें I3 होगा, ठीक है। और ये जो I1, I2 और I3 का जो सम होगा इस पूरे सर्किट में जितना करंट फ्लो हो रहा है उसके इक्वल रहेगा, ठीक है। तो वी कैन राइट I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ओके। अप्लाइंग द ओम्स लॉ। अब देखो जरा, अगर हम बात करें इस रजिस्टर की, R1 रजिस्टर की, तो यहां से हम लिख सकते हैं V इक्वल्स टू I1 और R1, ओके। V इक्वल्स टू I1 और R1, ठीक है। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं I1 इक्वल्स टू V अपॉन R1, सिमिलरली I2 equals to V upon R2 and I3 equals to V upon R3. On putting the value of I1, I2, I3 in equation first, we get, देखिए I equals to V upon R1 plus V upon R2 plus V upon R3, ठीक है। अगर हम इस होल सर्किट की बात करें तो इस पूरे सर्किट के लिए हम ओम्स लॉ अप्लाई करके I की जगह V अपॉन R लिख सकते हो, क्योंकि हमने इस पूरे सर्किट का हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो माना है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो मान लिया हमने, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन पैरेलल R सफिक्स में P, ये मान लिया हमने, ठीक है, इस पूरे सर्किट का। और इस सर्किट में I करंट फ्लो हो रहा है, और इस सर्किट को हमने इसके एंड्स पर A और B है, इसमें हमने V पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, तो ठीक है। तो हम लिख सकते हैं I इक्वल्स टू V अपॉन R सफिक्स में P। तो यहां से हम इसको रिप्लेस करेंगे V अपॉन R सफिक्स में P इक्वल्स टू V कॉमन ले लिया हमने 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, V से भी कैंसिल आउट कर दिया, तो हमारे पास आउटकम निकल के आया 1 अपॉन RP इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये आपको रिजल्ट याद रखो, ठीक है। अब देख सकते हैं आप यहां से 1 अपॉन RP जो कि आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस है पूरे सर्किट का इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, वो आपका इनके रेसिप्रोकल के जो इंडिविजुअल रजिस्टर्स हैं उनके रेसिप्रोकल के सम के इक्वल रहता है, ठीक है। द रेसिप्रोकल ऑफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर्स इन सीरीज, सॉरी इन सर्किट, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं जब भी आप पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स की बात करते हैं, तो आपको इस 5 पॉइंट्स का आपको खासा ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने इनको बोर्ड पे मेंशन कर रखा है जिससे कि आप इसको इजीली नोट कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, या फिर आप इसको वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हैं, ठीक है। हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो जब भी आप पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो आपको इन पॉइंट्स को
बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आपसे कुछ गलती हो सकती है। पहला पॉइंट आपको ध्यान ये रखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम, ठीक है। When we connect some registers in parallel combination, the potential difference across each registers is always same, ठीक है। Current through each register is inversely proportional to the resistance of that register, लेकिन करंट आपका इस कंडीशन में सेम नहीं रहता है, वो आपके उस रजिस्टर के रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट आपको ध्यान ये रखना है, द टोटल करंट इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन इज द सम ऑफ इंडिविजुअल करंट थ्रू द वेरियस रजिस्टर्स, ओके। अलग अलग रजिस्टर्स हैं, उनमें अलग अलग करंट होगा, तो अगर हम पूरे सर्किट की बात करें तो सर्किट में जो करंट फ्लो होगा उन रजिस्टर्स में जो इंडिविजुअल करंट है उनके सम के इक्वल रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, द रेसिप्रोकल ऑफ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ दैट रजिस्टर, ओके। तो जैसा कि हम जान चुके हैं, ये वाला हम पढ़ रहे हैं, इसमें 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन प्लस 1/Rn। अगर हमारे पास n नंबर ऑफ रजिस्टर्स हैं, अगर आप उनको पैरेलल में उनको कनेक्ट करना है तो आप उनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट इज द टोटल रेजिस्टेंस इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन इज लेस देन द लीस्ट रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, यानी कि जो हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकल के आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन का वो हमेशा बहुत कम होता है। यानी कि आप मान लिए हमारे पास 3 रजिस्टर्स हैं, 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम, तो हमारे पास जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा जो लीस्ट हमारा 1 ओम है उससे भी कम होगा। तो इससे हम कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं, अगर आपको इलेक्ट्रिक सर्किट में या फिर किसी भी कनेक्टिविटी में आपको रेजिस्टेंस को डिक्रीज करना है तो आपको वहाँ पे जो कंपोनेंट्स हैं या फिर जो भी डिवाइस आप यूज कर रहे हैं उनको आपको पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं, वही 1 ओम, 2 ओम एंड 3 ओम। अगर आप इनको पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हम इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, एलसीएम हो जाएगा 6 प्लस 3 प्लस 2, कितना हो गया 11/6, ओके। तो 11/6 हो गया, तो यहां से आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6/11, तो 0.5, ठीक है, 0.4 समथिंग, इतना आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा अगर आप इन 3 रजिस्टर्स को पैरेलल में उनको कनेक्ट करते हो तो, ठीक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इसका जो रेजिस्टेंस आया है इफेक्टिव, वो आपका लीस्ट रजिस्टर ये है आपका 1 ओम वाला, इससे भी कम आया है, ठीक है। तो जब भी आपको रेजिस्टेंस कम करना हो तो आपको रजिस्टर्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा 5 पॉइंट्स वीडियो के क्लियर हो चुके हैं। अब हम, मुझे लगता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने जा रहा है, तो क्यों ना हम आज के इस लेक्चर में 5 पॉइंट्स को ही क्लियर करते हैं, अगले जो बचे हुए पॉइंट्स हैं उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और आगे जो पॉइंट 5 बचे हुए हैं उनको क्लियर करने के बाद मैं पहले इस एनसीईआरटी के जो भी कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, जो भी इन टेक्स्ट में दे रखे हैं, जो भी बीच बीच में पेजेस में दे रखे हैं, उनको डिस्कस करेंगे, फिर उसकी एक्सरसाइज को करेंगे एंड देन हम इसके कुछ एडवांस क्वेश्चंस को हम इनको करेंगे डिस्कस। तो अभी अब इस इलेक्ट्रिसिटी के कम से कम 3 या 4 लेक्चर और बचे हुए हैं जिनको हम इसको अगले 3-4 दिनों में पूरा कवर कर देंगे। तो आप प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए, इनके आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें जिससे कि और लोग भी इसका फायदा ले सकें, ठीक है। और आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।